हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू क्लास। राजस्थान अध्ययन के चैप्टर नंबर 7 का अध्ययन करेंगे, जल संसाधन एवं संरक्षण। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल एवं दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई और उद्योग आदि में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं, चाहे वो नदी है, नलकूप है, झीलें हैं, झरने हैं, तालाब है, बावड़ियाँ हैं, नहरें हैं, कुएं हैं आदि सभी जल स्रोतों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आइए राजस्थान के जल संसाधन और अपवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपवाह तंत्र की। धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी का उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या जल प्रवाह प्रणाली कहते हैं या अपवाह तंत्र प्रणाली कहते हैं। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहा जाता है। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला राजस्थान के भाग को अलग अलग करती है, यानी जल का विभाजन करती है। राजस्थान के एक क्षेत्र जो कि पश्चिमी मरुस्थल का भाग है, जिसमें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आता है, और राजस्थान का दूसरा क्षेत्र जिसमें मैदानी भाग और पठारी भाग है, पूर्वी और दक्षिणी भाग को आपस में अलग करती है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया है और तीनों भागों का अध्ययन करेंगे हम। सबसे पहले नंबर पे है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास नदी, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में और अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। इस तरह से इस अपवाह तंत्र को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। सेकंड नंबर है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास और उनकी सहायक नदियां जो कि अपना जल अरब सागर में गिराती है, इनको अरब सागर का अपवाह तंत्र कहा जाता है। तीसरा नंबर है आंतरिक अपवाह तंत्र। ऐसा अपवाह तंत्र जो किसी भी नदी या ऐसी नदी जो अपनी किसी भी सहायक नदी के साथ मिलके ना तो अपना जल समुद्र तक लेके जाती है और ना ही किसी अन्य क्षेत्र में, बल्कि वो आंतरिक उसी क्षेत्र में अपना जल जो है वो गिरा देती है, या हम कह सकते हैं कि स्थलीय भाग में ही विलुप्त हो जाती है या किसी झील में जाकर मिल जाती है। इसे आंतरिक या भूमिगत जल अपवाह प्रणाली या अपवाह तंत्र कहा जाता है, या अपवाह तंत्र की नदी कहते हैं। राजस्थान में इस तरह से बहने वाली जो नदियां हैं उनमें मुख्य रूप से घग्गर, बाणगंगा, कांतली, सांबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र के प्रमुख उदाहरण हैं। अब है राजस्थान की प्रमुख नदियां। राजस्थान की प्रमुख नदियों में सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे चंबल नदी की। चंबल नदी, इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से माना जाता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में अपना जल गिराती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों के रूप में बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इसी नदी के किनारे अवस्थित है। सेकंड नंबर पे हमारी नदी है बनास नदी। बनास नदी राजस्थान के राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में अपना जल गिराती है। यह एक मौसमी नदी है। मौसमी नदी कहने का मतलब या भाव ये होगा कि जब बरसात के समय में, बारिश के समय में, वर्षा के समय में अधिक जब वर्षा होती है तो इस नदी में जल प्रवाह होता है और उस टाइम ये अपना जल जो है वो जाके चंबल नदी में गिराती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली
यह सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे अवस्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां मैनाल, कोठारी, बेड़च, खारी आदि है। उसके बाद है लूनी नदी, जिसको खारी नदी भी, या जिसका जल जो है वो खारा है, खारा हो जाता है, एक स्पेशल बालोतरा के बाद में, बाड़मेर के बाद, इसलिए इसको लूनी नदी नाम दिया गया है। अजमेर जिले के नाग पहाड़ से या गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के रूप में नाग पहाड़ से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। फिर ये अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद कच्छ की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक तो इस नदी का जल मीठा होता है, लेकिन इसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। वो खारा क्यों हो जाता है? क्योंकि बालोतरा में रंगाई छपाई की औद्योगिक इकाइयां हैं और वो इकाइयां सारा का सारा अपना अपशिष्ट जल जो है या रंगाई छपाई का वहाँ जो पानी है वो इसमें गिरा दिया जाता है और उस कारण इस नदी का जल जो है वो खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, गुहिया आदि है। नेक्स्ट नंबर हमारा माही नदी। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इसी नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी सोम और झाखम है। नेक्स्ट हमारी नदी है बाणगंगा। इस नदी का उद्गम स्थल जयपुर में स्थित अरावली की विराट पहाड़ी से माना जाता है और इस नदी का पानी भरतपुर में घाना पक्षी विहार में नम भूमि का निर्माण भी करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि अर्जुन ने इसे अपने बाण से, अपने तीर से यहाँ जल इसका निकाला था, इसलिए उसके बाद इसका नाम जो है वो बाणगंगा पड़ गया। नेक्स्ट हमारी घग्गर नदी, और इस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की एक ऐसी नदी जो प्राचीन माना जाता है कि यहाँ सरस्वती नदी भी बहती थी। अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक की पहाड़ियों से होता है और यह राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। गंगानगर के सूरतगढ़ होते हुए अनूपगढ़ और अनूपगढ़ के बाद में पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक अपना ये जल लेके जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी भी माना जाता है। मानचित्र में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं राजस्थान में उच्चावच एवं अपोआ तंत्र का रूप और नदियों का क्षेत्र और बहने वाली नदियां। अब है राजस्थान में जो नदी है उन नदियों से नदी घाटी परियोजनाएं या राजस्थान की प्रमुख नदियों द्वारा प्रमुख जो नदी घाटी परियोजनाएं संचालित की जाती है उनके ऊपर उन नदियों का या उन परियोजनाओं का हम अध्ययन करेंगे। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपर्दन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने इन नदी घटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा था, यानी मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। बाद में ऐसी परियोजनाएं, स्वतंत्रता के बाद में ऐसी परियोजनाएं जो हैं वो भारत में बहुत सारी चलाई गई, बहुत सारे बांध बनाए गए और नदी घाटियों पे प्रमुख ये परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, क्योंकि इनसे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति होती है और इनसे काफी लाभ मिलता है। तो इन नदी घाटी परियोजनाओं को शुरू किया गया। राजस्थान में चंबल परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है, बिसलपुर परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना जो कि मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं के रूप में मानी जाती है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम जिक्र करेंगे चंबल परियोजना का। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये हमें ध्यान रखना है, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट के रूप में चलता है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। इनमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। बाकी राजस्थान में 3 बांध है इसके। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा जिले में जवाहर सागर और कोटा विराज बांध
स्थित है। इन परियोजनाओं से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होती है, ताकि वहाँ इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं चित्र में राणा प्रताप सागर बांध और माही बजाज सागर बांध। उसके बाद है माही बजाज सागर परियोजना। बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। माही नदी पर बांसवाड़ा में यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इसमें दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। बिसलपुर परियोजना राजस्थान के टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित अन्य क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है और इस तरह से बिसलपुर परियोजना जो है वो अपना उद्देश्य पूरा करती है। नेक्स्ट है हमारी सरदार सरोवर परियोजना। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों और राजस्थान चारों राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर व जालोर जिलों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो इसलिए इन परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई बांध या जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अंबा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाकल, प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना और जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है, ताकि बहुउद्देशीय उपयोग हो सके। पीने का पानी या जल संसाधनों की आवश्यकताओं को देखते हुए बांध बनाते हैं। बांध से फिर जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट सेटअप करके लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाते हैं, या हम कह सकते हैं कि बांध द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति मिल सकती है या पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए बांध परियोजनाएं या नदी घाटी परियोजनाएं जो है वो मुख्य और महती भूमिका निभाती है, जो कि अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान प्रदान करती है। राजस्थान में प्रमुख झीलें और जल संचयन। राजस्थान की मुख्य झीलें और राजस्थान में जल संचयन के बारे में हम देखेंगे। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत हैं, जैसे कुएं हैं, बावड़ियां हैं, तालाब है, जोहड़ है, टांके हैं, खड़ीन है आदि। यानी परंपरागत रूप से जिस क्षेत्र में किसी भी पारंपरिक जल स्रोत की या जिस किसी भी पारंपरिक जल स्रोत का निर्माण किया गया है, पारंपरिक रूप से वो ही चलते आ रहे हैं। मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में कुछ इसमें चेंजेस भी हुए हैं, जिसमें सरकारों ने कुछ उद्देश्य परियोजनाओं के द्वारा या कुछ नई परियोजनाओं के द्वारा जल संचयन किया है और जिलों में भी जल संचयन किया है, बांध बनाकर भी किया है। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिसके उदाहरण वर्तमान में कई जिलों में देखे जा सकते हैं। उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रणाली का विकास किया गया। यहाँ के राणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गौरवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और जना सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया और नहरें बनाकर इनको आपस में जोड़ दिया गया, ताकि वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित होकर और लंबे समय तक उसको हम संचय करके बाद में जैसे भी हमारी जरूरतें होगी, चाहे हम उसको पेयजल के रूप में या फिर हम उसको सिंचाई के रूप में प्रबंध करके प्रयोग में ला सकते हैं। इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया। यह विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू की नक्की झील, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना एवं उमेद सागर,
जैसलमेर में गड़ीसर, डूंगरपुर में गैप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीसेड आदि कई अन्य झीलें भी राजस्थान में जल संसाधन के महत्वपूर्ण संसाधनों के रूप में या जल संसाधन को संचयन करने के लिए महत्वपूर्ण साधनों के रूप में प्रयोग की जाती है। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अलावा जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य सांबर झील, बाड़मेर में पचपदरा झील, नागौर में डीडवाना झील, बीकानेर में लूनकरनसर, जैसलमेर में पोखरण और जोधपुर में फलोदी आदि खारी पानी की झीलें भी बनाई गई है। खारे पानी की झीलें भी है जो जहां से नमक का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। उसके बाद यहाँ इस नक्शे के अंदर मेवाड़ के राणा और महाराणाओं द्वारा उदयपुर में निर्मित झीलें, नदी संगम तथा झील संगम का दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि कौन सी नदी किस झील में अपना जल गिराती है और कौन सी झील दूसरी झील से जुड़ी हुई है। यानी पूरे जितने भी जल संसाधन के स्रोत थे या हम कह सकते हैं कि नदी, झील, इन सबको जोड़ने का काम राणाओं महाराणाओं द्वारा, राजाओं महाराजाओं द्वारा समय समय पर किया गया, ताकि लोगों को जल संसाधन या जल प्रबंधन के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। जल संरक्षण, जल को बचाना, जल का प्रबंधन करना और जल को कहीं भी सुरक्षित करना, यही जल संरक्षण है। और जल संरक्षण करना हमारा प्रथम कर्तव्य माना जाता है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए, यानी गंदगी नहीं डालनी चाहिए। हमें किसी भी जलाशय को या बरसात के पानी को, वर्षा के पानी को, या नदियों को या झीलों को, तालाबों को, या हम कह सकते हैं कि जल संसाधन के जो भी प्रबंधन है, जो भी सरकार द्वारा किए गए हैं, उन्हें हमें कभी भी गंदगी डालकर उनका पानी दूषित नहीं करना चाहिए। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान आदि नहीं करना चाहिए। इनके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों का प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि करना, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना और जल का पुनः उपयोग करना आदि प्रयत्नों से जल का संरक्षण किया जा सकता है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि जल संसाधन जो है वो हमारे पास बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अगर हम इनको इस तरह से अति उपयोग या अति दोहन से प्रयोग करेंगे तो आने वाले समय में, भविष्य में हमें जल संकट की स्थिति से या जल संकट बहुत ज़्यादा पैदा हो सकता है और इस स्थिति से पेयजल में भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सिंचाई तो दूर की बात है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल की नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल पहुंचाकर जन जीवन और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में एक चीज चल रही है, वर्तमान में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये तकनीक बहुत प्रचलित तकनीक है। इसमें क्या किया जाता है, जब भी हम अपना घर बनाते हैं या अपने बने हुए घर में एक सेंट्रलाइज सिस्टम करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, एक टांका बनाएंगे और बरसात का जितना भी पानी हमारे घर में होगा वो हम पाइपों द्वारा उसको प्रबंधन करके उस टांके में स्टोर कर लेंगे। तो साल भर तक हमें पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध रहेगा और इसे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहा जाता है। इसमें घर की छत पर गिरे वर्षा जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित किया जाता है और ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तकनीक द्वारा वर्षा का जो व्यर्थ बहने वाला जल है उसको एक तो भूमिगत किया जाएगा और दूसरा उसको उपयोग में लाया जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से यहाँ के निवासी टांका, खड़ीन, जोड़ आदि का निर्माण करके वर्षा जल का संचयन और संग्रहण करते थे। इस तकनीक को वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है ताकि राजस्थान के अंदर पारंपरिक के साथ साथ आधुनिक भी जल संसाधन और जल संरक्षण के स्रोत पैदा किए जा सकते हैं। तो ये हमने सीखा इस अध्याय के अंदर जल संसाधन और संरक्षण, और हमने बांध परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं और मुख्य नदियां और जल संसाधन के उपाय या जल संरक्षण के उपाय हमने देखे इस चैप्टर के अंदर। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, यानी हमारे राजस्थान के जो लोग हैं उनके मुख्य रूप से आजीविकाएं या आजीविका का प्रमुख क्षेत्र क्या है, वो लोग क्या काम करते हैं।
कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राजस्थान का है, गुजरात का है, पंजाब का है, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में रहता है और अलग अलग तरह के काम करता है। अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए उसको कुछ ना कुछ अर्थव्यवस्था में सहयोग करने के लिए करना पड़ेगा, अपना घर चलाने के लिए काम करना पड़ेगा। कोई शिक्षक है, कोई इंजीनियर है, कोई पेंटर है, कोई डेंटिंग का काम करता है, कोई बाल बनाने का काम भी करता है, कोई हम कह सकते हैं कि सब्जियां उगाने का काम करता है, कोई फल बेचने का काम करता है, कोई सब्जी बेचने का काम कर रहा है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं अपनी आजीविका को चलाने के लिए। मनुष्य अपने जीवन के निर्वाह करने के लिए जो कार्य करते हैं, यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है और साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पालन और खनन का कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग और सेवा क्षेत्र में भी कार्य करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। तो राजस्थान में सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि की। खेती कितने लोग करते हैं या खेती से हमें कितना मुनाफा मिलता है, खेती से कितने लोग अपने आजीविका का निर्वहन करते हैं। राजस्थान में कृषि, राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल क्षेत्र है, 60% भाग में दोहरे हैं, या हम कह सकते हैं कि विषम परिस्थितियां हैं। यहाँ अधिकांश जो कृषि की जाती है वो मानसून की बरसात द्वारा, या हम कह सकते हैं कि मानसून के ऊपर हमारी कृषि निर्भर करती है। अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे रबी की फसलें। रबी की फसलें जो है वो सर्दी की फसलें मानी जाती है। सर्दी के प्रारंभ में यानी अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है और इनका मार्च अप्रैल में बुआई का सीजन पूरा होता है या इनको काट लिया जाता है। तो गर्मी प्रारंभ होने पर इनको कटाई की जाती है मार्च अप्रैल में। इसमें गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों आदि प्रमुख फसलें हैं। ये तो होगी रबी की फसलें। 2 नंबर पे हम बात करेंगे खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ के समय में, यानी ये मई जून के महीने में बोई जाती है। वह शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले इनको काट लिया जाता है। इसकी मुख्य फसलें हैं ज्वार, बाजरा, मूंग, मोट, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि। ये खरीफ की फसलें हैं। अब इन दोनों फसलों के बीच का जो समय है, उस समय के अंदर भी राजस्थान में फसलें एक शॉर्ट पीरियड के रूप में जो उगाई जाती है उनको जायद की फसलें भी कहा जाता है। इसमें मुख्य तौर पर मार्च अप्रैल या मई जून 2 से 2.5 महीने 3 महीने का समय होता है, इनकी खेती की जाती है। और इस समय खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। यानी ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि सब्जियां या कम समय में पकने वाली सब्जियां इस समय में की जाती है। अब क्या कारण है कि राजस्थान में कृषि पिछड़ी हुई मानी जाती है? राजस्थान में अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बहुत कम है, या राजस्थान के लोग जो हैं वो किन किन स्थितियों का सामना करते हैं जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि राजस्थान की कृषि पिछड़ी हुई है दूसरे राज्यों से, जैसे पंजाब से। यानी राजस्थान में आर्थिक समृद्धि अगर कृषि की देखें तो वो बहुत कम देखने को मिलती है। पहले नंबर पे हम देखेंगे कि प्राकृतिक कारण, बार बार सूखा पड़ता है, रेतीली भूमि है, ऊसर भूमि है और बंजर भूमि है और मृदा अपरदन ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे आर्थिक कारण, हमारे यहाँ पे लोगों के पास पर्याप्त धन नहीं है, यानी निर्धनता है, जिसकी वजह से हम पूरी तकनीक का उपयोग नहीं कर पाते हैं। एक, हमें उपज का सही मूल्य प्राप्त नहीं होता। दूसरा, हम पुरानी तकनीक से कृषि कर रहे हैं। सिंचाई के साधन पर्याप्त नहीं है और उत्तम खाद बीज भी नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान के लोगों के लिए या राजस्थान के लोगों को कुछ कृषि में पिछड़ेपन या राजस्थान के कृषकों के लिए पिछड़ापन देखने को मिलता है, वो पिछड़े हुए किसान माने जाते हैं। फिर है संगठनात्मक कारण, इसमें यह माना जाता है कि भू स्वामित्व की समस्या है। संगठनात्मक कारण में क्या माना जाता है? एक तो भू स्वामित्व की समस्या है, एक दूसरा नीतिगत कमजोरियां हैं। सरकार की पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, नीतिगत कमजोरी उसको माना जाता है कि वो पॉलिसी जो है वो सही नहीं है।
इसके कारण से राजस्थान में आर्थिक, या हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से राजस्थान की कृषि या राजस्थान का कृषक पिछड़ा हुआ माना जाता है। राजस्थान की कृषि की कुछ विशेषताएं, पहले हमने कमियां देखी, अब हम कुछ विशेषताएं देख रहे हैं कि राजस्थान में जो खेती होती है उसकी विशेषताएं क्या है। राजस्थान में सबसे अधिक सर्वाधिक बाजरा, सरसों और ग्वार का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान भारत में जौ और चने का उत्पादन दूसरे स्थान पर करता है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न फसल है, या हम कह सकते हैं कि मरुस्थल के क्षेत्र में सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है और वहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसल, लोगों का मुख्य खाद्यान्न भी बाजरा ही है। दक्षिणी राजस्थान के लोग जो हैं वहाँ की मिट्टी और जलवायु की उपलब्धता और पानी की उपलब्धता के आधार पर मक्का की खेती प्रमुख रूप से करते हैं। राज्य में श्री गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और इसको धान का कटोरा या अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई पर्याप्त मात्रा में सिंचाई होने के कारण यहाँ पे कुछ क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं कि 9 से 10 जिलों में काफी विकास देखने को मिलता है और ये सिंचित क्षेत्र में सुविधा का विकास हुआ है इंदिरा गांधी नहर की वजह से। अब हम आगे इसमें देखेंगे कि सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 60% क्षेत्र की सिंचाई कुएं और ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है और तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम देखने को मिलता है। ये इसमें एक थोड़ी, या हम कह सकते हैं कि वेरिएशन है, जहां नहरों से सिंचाई या फसली सिंचाई की सुविधा जो है अगर अच्छे से उपलब्ध हो जाए तो राजस्थान में फसलों का उत्पादन और अधिक बढ़ाया जा सकता है। अब राज्य में लोग आजीविका चलाने के लिए कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्रों में कम वर्षा और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का एक सहज साधन, उत्तम साधन माना गया है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित हैं, लेकिन औद्योगिक रोजगार के अवसर भी इतने ज्यादा उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोग पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकताओं की कई वस्तुएं प्राप्त करते हैं। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। इससे उनको एक एक्स्ट्रा इनकम के रूप में या एक एक्स्ट्रा आजीविका के रूप में कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है और पशुपालन से उनको कुछ अपने आर्थिक स्थितियों को सुधारने का मौका भी मिल जाता है। राजस्थान के पालतू पशुओं को देखें अगर हम, तो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान का मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसमें ऊंट, बकरियां और भेड़ पालन बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ इन जानवरों के लिए, इन पशुओं के लिए अच्छी मानी जाती है। राजस्थान की 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार ऊंट और गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कुछ कमी आई है। गाय और भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को एक अपनी इनकम या आर्थिक स्थिति जो है उसको अलग करने का, उसको सुधारने का मौका मिलता है। पशुपालन से लाभ क्या मिलता है? पशुपालन करने से क्या क्या लाभ मिल रहा है राजस्थान के लोगों को, या उनको किस तरह का फायदा हो रहा है? पशुपालन से एक तो ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल जाता है, एक पशु आधारित उद्योगों का विकास हो जाता है और इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार मिलता है। घी, मक्खन, छाछ, दही, क्रीम आदि मिल जाता है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे डेयरी उद्योग काफ़ी बढ़ गया है राजस्थान में, जगह जगह पे हर शहर में डेयरी को प्रोत्साहन मिल रहा है और काफ़ी प्राइवेट डेयरियां भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रही है। ऊन की मंडी के रूप में अगर देखें तो बीकानेर बहुत बड़ी ऊन की मंडी मानी जाती है। और भी कई जो
पशुपालन से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, उद्योग धंधे हैं, वो धीरे धीरे विकास कर रहे हैं और इससे आम लोगों को या यहाँ के लोगों को, मरुस्थल के लोगों को, राजस्थान के लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में सहयोग कर रहे हैं, रोजगार भी मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों में निर्यात भी किया जाता है, इससे भी पशुपालक को फायदा होता है। अब राजस्थान के पशुपालक को समस्याएं क्या क्या आती है, पशुपालन करने में किन किन उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पशुपालक निर्धनता के कारण पशुपालक जो है उनके पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए वो एक तो पौष्टिक आहार नहीं दे पाते और दूसरा अपने पशुओं को सही इलाज नहीं दे पाते। पशुपालकों के पास कमजोर और घटिया नस्ल के पशु हैं। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है, अगर फिर भी चारागाह उपलब्ध है तो वहाँ चारागाहों में पर्याप्त घास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी बार देखा गया है अकाल और सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं, जिससे पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। बार बार सूखे और अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है, यह एक मुख्य समस्या के रूप में माना जा रहा है। अब है राजस्थान में खनन, क्योंकि राजस्थान में खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं और उनका खनन किया जाता है, और ये खनन उद्योग जो है वो काफ़ी लोगों को रोजगार भी देते हैं और खनन उद्योग से राजस्थान की अर्थव्यवस्था को काफ़ी राहत मिलती है। राजस्थान में कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, यानी एकमात्र राजस्थान में ये सारे खनिज पाए जाते हैं। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर आदि अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के रूप में राजस्थान में उपलब्ध हैं, जो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित उद्योग, नए उद्योगों की स्थापना के साथ काफ़ी अवसर हैं, जो उद्योग चल रहे हैं वो भी और नए उद्योग भी। यही कारण है राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को अधिक महत्व दे रही है, अधिक ध्यान से उनको देख रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है, गायब हो रही है, और इसके भयंकर या गंभीर परिणाम, पर्यावरणीय परिणाम आने वाले टाइम में या अभी भी हम भुगत रहे हैं या देख सकते हैं। इससे क्या होता है, हमें अर्थव्यवस्था में तो सहयोग मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को खतरा पैदा होता है। अगर हम अधिक खनिजों का अत्यधिक दोहन करेंगे तो एक तो पहली बात ये होगी कि आने वाले टाइम में कुछ लोगों के लालच और कुछ लोगों के गलत काम की वजह से आने वाले समय में हमारे राजस्थान में खनिज पदार्थों की या खनिज संसाधनों की कमी हो जाएगी। दूसरा, खनिज आधारित उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे। तीसरा, खनिज आधारित अर्थव्यवस्था जो राजस्थान के लोगों को मिलती है या राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो खनिज पर टिकी हुई है वो कम हो जाएगी या वो बर्बाद हो जाएगी। और चौथा कारण है कि इससे मिट्टी की उर्वरता या भूमि की उर्वरता शक्ति जो है या ऊसर भूमि या बंजर भूमि ज़्यादा पैदा हो जाएगी, और इसके कुछ दुष्परिणाम अभी भी हम भुगत रहे हैं और आने वाले समय में भी और ज़्यादा भुगतेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि खनिज संसाधनों का अत्यधिक दोहन या बजरी या किसी और खनिज का अवैध खनन या अवैध दोहन करना जुर्म है, इसे रोकना चाहिए। हमें पर्यावरणीय समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को संबल मिले। सरकारों को और लोगों को सचेत रहकर इसके प्रति कार्य करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।